नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम राज्य व्यवस्था की प्रस्तावना को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और प्रियम्बल एक ऐसा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहां से निश्चित है कि हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अभी 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 हाल ही में SSC GD में भी यहाँ से प्रश्न आया था। और यूपी कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश में अभी जो हाल ही में सब इंस्पेक्टर का जो परीक्षा हुआ था, वहाँ पर भी इस सेक्शन से एक प्रश्न बना था, ठीक है। वो क्या प्रश्न था मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रस्तावना जैसे मान लीजिए कि प्रस्तावना है क्या आखिर में, पहले ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बुक है, ठीक है। ये कोई एक बुक है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि 100 पेज हैं, 100 पेज, 100 पेज है इसमें, ठीक है। 100 पन्नों की ये एक किताब है, ठीक है। मैं कहूँ कि क्या आप बता सकते हो कि इस किताब में क्या है? आखिर में ये किताब किस चीज़ का बात करती है? आखिर में किन नियमों, कायदों या कानूनों की बात करती है, या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड ये बुक है? आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। हम कहेंगे क्यों? तो हमने पढ़ा नहीं है इसको। तो कोई बात नहीं है, आप पढ़ लीजिए इसको। तो 100 पेज आप बैठ करके पढ़ेंगे, उसके बाद आप बताएंगे, ठीक है। तब जा करके मुझे कुछ समझ में आएगा। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी कि संविधान, ठीक है, संविधान, इसमें क्या है कि जो जो बातें लिखी गई हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि संविधान का सार, यानी कि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं, यानी कि प्रस्तावना को अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्रस्तावना, अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही ईजिली ये बता पाएंगे कि संविधान में आखिर में किन चीज़ों की बात की गई है और किनको वैल्यू दिया गया है, और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि प्रस्तावना प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है, हमारे संविधान का ये एक संविधान का परिचय देता है, ठीक है। और प्रस्तावना आपको संविधान के पहले ही पृष्ठ पर आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे आप किताब खोलेंगे संविधान को, उसके अंदर आपको प्रस्तावना मिल जाएगी, प्रथम पृष्ठ पर ही आपको प्रस्तावना मिल जाती है। अभी तो NCERT की जो बुक्स जो आ रही हैं उनमें भी दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे पढ़ें और समझें, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना जब होता है, जब आप पढ़ना जब शुरू करेंगे उसको आप, तो ऐसे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग अपने देश को, ठीक है, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ऐसे ऐसे करके शब्दों का उसमें व्याख्या किया गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्दों को उसमें जोड़ा गया है। अच्छा, तो कैसे हुआ है ये? तो ये याद रखिएगा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ऐसे आपका प्रियम्बल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे आगे चलता जाएगा। और अभी जो मैंने आपको शब्द बताया है, उन शब्दों को आप पहले समझ लीजिए कि आखिर में उस शब्द क्या है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे शब्दों को देखने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो शब्द आपको मिलेगा वो मिलेगा संप्रभु। संप्रभु, संप्रभु का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये होता है कि अपने फैसले खुद लेने वाला, वो संप्रभु है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या हमारा देश उस दिन संप्रभु हो गया था, तो बहुत लोग कहेंगे कि हाँ हो गया था। क्यों? क्योंकि भाई देश आज़ाद हो गया है, संप्रभु हो गया। लेकिन नहीं, ये गलत आंसर हो जाएगा। हमारा देश आज़ाद हुआ था संप्रभु 26 जनवरी 1950 को, मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, जिस दिन लागू हुआ था भारत देश पर, उस दिन हम संप्रभु हुए थे। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है।
फिर दूसरा जो शब्द है वो है समाजवादी। समाजवादी, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि संसाधनों को सभी में बराबर बराबर बांटना, ठीक है, यानी कि संसाधनों का समान वितरण, समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण ठीक है, किसमें? तो लोगों में। भाई जाहिर सी बात है कि संसाधनों का वितरण आप कहाँ करेंगे? लोगों में ही तो करेंगे आप, और तो कहीं करेंगे नहीं। तो ये हमारी प्रस्तावना में एक शब्द है समाजवादी, उसमें ये बात कहा गया है, ठीक है। अब हम तीसरा शब्द देख लेते हैं क्या है। तो तीसरा आपको मिलेगा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो तीसरा आपको मिलेगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब है कि भारत का अपना धर्म नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों को समान रूप से समझेगा, समझेगा। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप भारत में रहते हैं, ठीक है, तो भारत अगर आप कहेंगे कि भारत का कोई अपना धर्म है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है, ठीक है, यानी कि अगर आप हिंदू धर्म का अगर आप प्रचार करना चाहते हैं तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत का हिंदू धर्म होगा, ऐसा नहीं है, या भारत का मुस्लिम धर्म होगा या सिख धर्म होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी धर्मों को समान समझेगा, उसके आगे सब लोग बराबर एकदम है, ठीक है। फिर चौथा जो शब्द है वो क्या है? वो है गणतंत्र। मतलब कि कोई भी ऐसा देश जिसका प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो गणतंत्र होता है। यानी कि राज प्रमुख जनता द्वारा चुना होगा, ठीक है। अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे तो वहाँ पे जो राज प्रमुख जो हैं, देखिए पीएम वहाँ पर भी है, लेकिन पीएम राज प्रमुख थोड़े ना है। वहाँ पे राज प्रमुख कौन है? वहाँ पे राज प्रमुख राजा और रानी है, ठीक है। और वो लोग जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो लोग वंशानुगत होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है, लेकिन भारत आपका गणतंत्र है, ठीक है। यानी कि यहाँ का राज प्रमुख जो होगा वंशानुगत नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये मैं सारे शब्दों का जो उसमें प्रस्तावना में जो सारे शब्द लिखे हुए हैं उनका मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारे प्रियम्बल में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। न्याय, ठीक है, ये कितने प्रकार के हैं? ये हैं 3 प्रकार के, ठीक है। पहला किस न्याय की बात करता है? तो वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय पहला सामाजिक न्याय की बात करता है। दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। अब हम एक एक करके तीनों को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सामाजिक न्याय का अर्थ ये हो गया कि समाज में किसी भी आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। और वो आधार क्या थे? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, भेदभाव नहीं, और कुछ आधार दिए गए हैं, इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। पहला धर्म, फिर जाति, फिर लिंग, ठीक है, लिंग, फिर वर्ग आदि, ठीक है, आदि।
आप इनको ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, कोई मुसलमान व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं होगा कि हिंदू से आप ज़्यादा प्यार करेंगे और मुसलमान से आप प्यार नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। फिर जाति भी, आपको पता है कि भारत में कितनी प्रकार की जातियाँ हैं, ठीक है। लेकिन आप सामाजिक न्याय के तहत किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक वही बात लिंग में भी हम देखते हैं। अगर पुरुष हैं, अगर महिला हैं, अगर दोनों ऑफिस में अगर काम करते हैं तो दोनों को आप समान समझेंगे, ठीक है। वर्ग में भी वही बात हो गई। तो इस प्रकार से हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय में क्या होता है कि हर लिंग, हर वर्ग को किसी भी कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये हम डीपीएसपी में भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि यहाँ पर हम आर्थिक न्याय का थोड़ा सा हम इसको समझ रहे हैं कि कैसे होगा ये। तो हर लिंग, हर वर्ग को किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान वेतन दिया जाएगा, वो है आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होता है? तो राजनीतिक न्याय में सीधी सी बात है कि वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक लाइन में लिख लीजिए, वोट देना, ठीक है, चुनाव लड़ना, ठीक है, ये सब राजनीतिक न्याय के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हम न्याय का बात कर लिए। अब प्रीएम्बल में आप स्वतंत्रता की बात करेंगे, ठीक है, स्वतंत्रता की आप बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी करने की आज़ादी आपको है, ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्रता पर कुछ प्रकार, मतलब जैसे कि कुछ रोक भी लगा हुआ है। एक मिनट रुकिएगा। तो स्वतंत्रता, ठीक है, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये हो गया कि आपको अपना ज़िंदगी जीने का अधिकार है, ठीक है, अच्छे तरीके से, लेकिन आप उस ज़िंदगी को ऐसे नहीं जिएंगे कि किसी और का उससे स्वतंत्रता जो है वो बाधित हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि क्वालिफाइंग लिबर्टी आपको मिली हुई है, ठीक है, यानी कि जीवन जीने का आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी, ठीक है। ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं समानता। समानता में क्या है? तो प्रतिष्ठा, ठीक है, और अवसर की समानता, ठीक है। यानी कि अगर समानता की आप बात करेंगे तो समानता, दो प्रकार की समानता की हम बात किए हैं प्रस्तावना में, एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की समानता, ठीक है। फिर तीसरा बंधुता, ठीक है। तो सब व्यक्ति में गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करना, ठीक है, यानी कि सब लोग एक साथ रहेंगे, अखंडता सुनिश्चित करना। भाई सीधी सी बात है कि जब सब लोग आपस में भाईचारा रखेंगे तो राष्ट्र हमारा वैसे ही एकदम सुरक्षित रहेगा, अखंड रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्रस्तावना में तो इतना ही कुछ है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है। आपसे प्रश्न ऐसे ही बनेगा कि बताइए कि, अच्छा हाँ, देखिए इसको अगले पेज पे बताता हूँ। सब इंस्पेक्टर में इस बार उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में एक क्वेश्चन आया था कि समाजवादी जो शब्द है वो किस अमेंडमेंट के तहत हमारे प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। तो मैं आपको 3 शब्द बताऊंगा, उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी
समाजवादी और एकता। ये जो तीनों शब्द हैं ये 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में इसको जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो वो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 1976। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 शब्द मैंने बताया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता। 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था 1976 में। ठीक है, अब देखिए हम 4 केस की बात करेंगे और चारों केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसको देख लीजिए, फिर आपका प्रीएम्बल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहला जो केस है, केस नंबर 1, ठीक है, क्या है ये? तो ये है बेरुबारी केस 1960। बेरुबारी केस 1960। ठीक है, बेरुबारी केस 1960। ये क्या है? तो इसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है हमारे भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967। ये क्या है? तो इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद एक और केस होता है जो कि राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के मतलब इतिहास में समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा केस है। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से प्रश्न शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि नहीं बना होगा। ठीक है, चाहे आपने यूपीएससी आप दे रहे हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो या ग्रुप सी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, बस प्रश्न का जो स्तर होता है वो बदल जाता है। जैसे मान लीजिए यूपीएससी में पूछेगा तो थोड़ा और टफ करके पूछेगा, और अगर ग्रुप डी में चाहे कांस्टेबल में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्रुप डी और कांस्टेबल और लेखपाल को टारगेट कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस 1973। पहले तो आप केस का नाम याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केशवानंद भारती जो थे एक बहुत बड़े व्यक्ति थे ये, और बहुत बड़े संत थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि केशवानंद ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि आखिर प्रस्तावना संविधान का भाग क्यों नहीं है, आप ये कैसे कह सकते हैं। और केशवानंद के तर्कों के आगे सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, लेकिन प्रस्तावना गैर न्यायिक है, यानी कि नॉन जस्टिएबल है। ठीक है, अभी केशवानंद भारती का भी जल्दी मतलब इनका डेथ भी हुआ है। ठीक है, बहुत बड़े संत हैं ये। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है।
इस चीज़ को याद रखिएगा, भाग है इसमें कह रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कहा गया कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है, गैर न्यायिक है। ये दोनों बातें इसमें इस केस में कहा गया था। और देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि केशवानंद भारती में प्रस्तावना को क्या मतलब संविधान का भाग माना गया था या नहीं माना गया था, पहले तो ये बन जाएगा। दूसरा कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना गैर न्यायिक है कि न्यायिक है, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि नहीं सर ये गैर न्यायिक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, लेने के लिए, जैसे इकोनॉमिक जस्टिस की बात किया गया है ना प्रियम्बल में, तो इकोनॉमिक जस्टिस को ले करके आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी पेंडेमिक था ना, कोरोना काल में महामारी हुई थी, तो बहुत लोगों को नौकरी छिन गया, तो आप इसको लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं कि सर मेरा नौकरी छूट गया है, छीन लिया गया है और आप मुझे नौकरी दे दीजिए, नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रस्तावना जो है ये गैर न्यायिक है, ठीक है, गैर न्यायिक है, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये तीसरा केस था। फिर चौथा केस, ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी ध्यान में रख सकते हैं आप कि LIC केस 1995, इसमें भी सेम बात कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रियम्बल जो है वो कंप्लीट हो गया। प्रियम्बल से आने वाले जो भी प्रश्न थे हमने उनको देखा, कवर किया, और इसके बाहर प्रियम्बल से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यकीन करिए, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर को प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए, करिए, ठीक है, तब जा करके आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और देखिए केशवानंद भारती केस मतलब भारत का सबसे बड़ा केस कहा जाता है ये, इसमें 13 जो थे ना, 13 जज थे इसमें, 13 जज, ठीक है। अभी KBC में भी एक क्वेश्चन बना था कि भारत का सबसे बड़ा केस कौन था, तो शायद ये 1 करोड़ का प्रश्न था। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा या फिर यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक है। कोई महिला थी, बता दी थी, वो काफ़ी सस्पेंस में थी वो, लेकिन लास्ट में उन्होंने बता दिया था, 1 करोड़ जीत गई थी वो, ठीक है। तो इसके बाहर आपको प्रियम्बल से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, आप यकीन करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए, ठीक है। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।